हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आज आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ 60 प्रश्नों का मैराथन। ठीक है, एक छोटा सा मैराथन है जो इसको हम 60 मिनट में पूर्ण करना चाहेंगे और जो है यह मेघदूत से यानी संपूर्ण मेघदूत से जो है प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो देखते हैं कि आप लोग जो 60 प्रश्न है 60 सही होता है, कुछ गलत होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करिएगा और देखिए क्या इसमें कितना आपका सही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को बिना देर किए हुए। यहाँ पे जो है हमारा नोट्स नहीं है दोस्तों, बुक के माध्यम से प्रश्नोत्तरी है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। यहाँ पे पहला प्रश्न लेंगे दोस्तों जो आप लोग के सामने है। प्रश्न है, काव्य शास्त्र के अनुसार मेघदूत कौन सी विधा की है? ठीक है, पूछा है मेघदूत को किस विधा में कहा गया है। ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन के साथ है दोस्तों। महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है कि गीति काव्य है। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा, पहले प्रश्न का हमारा आंसर सही होगा कि यह खंड काव्य है। क्या है दोस्तों? खंड काव्य। काव्य शास्त्र के अनुसार मेघदूत को खंड काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य, विरह काव्य अनेक नामों से जाना जाता है। तो यह खंड काव्य है। तो आंसर हमारा जो है पहले का ख आंसर सही यानी दूसरा आंसर सही है। तीसरे प्रश्न को लेंगे। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। तीसरा प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि बिरही यक्ष ने मेघ को किस स्थान पर खड़े होकर देखा। ठीक है, बिरही यक्ष ने मेघ को किस स्थान पर खड़ा होकर देखा। ऑप्शन 4 है, हिमालय पर, अलकापुरी में, उज्जैनी में कि रामगिरी के आश्रम में। तो कहाँ देखा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है बिरही यक्ष जो है रामगिरी के आश्रम में खड़ा होकर जो है मेघ को पहली बार देखता है। तो आंसर जो है घ हमारा सही है दूसरे प्रश्न का। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न को लेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए और जो है आप पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न 30 है, किस समय बिरही यक्ष ने मेघ को आकाश में उमड़ते हुए देखा। ठीक है, तो किस समय देखा दोस्तों? 4 ऑप्शन है। आषाढ़ मास में देखा, आषाढ़ के प्रथम दिवस में देखा, वर्षा काल में देखा कि भादों के महीने में देखा। तो कब देखा दोस्तों? तो यक्ष जो है आषाढ़स प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन जो है मेघ को आकाश में देखा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा तीसरे प्रश्न का आंसर ख आंसर करेक्ट है। ठीक है, तीसरा सही हो गया। चौथे प्रश्न को लेंगे हम दोस्तों। चौथा प्रश्न आप लोग के सामने है। चौथा प्रश्न है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कालिदास की कुल कितनी रचना है दोस्तों? 7 है। कितनी है? 7 रचनाएं हैं। इसमें से प्रथम रचना ग्रंथ का क्या नाम है? ठीक है, तो जो है इसमें कालिदास की 7 रचना है जिसमें से 2 महाकाव्य है, 3 नाटक है, 1 गीति काव्य है और जो है एक जो है तो यहाँ पे जो है कालिदास के रचना कौन सी मानी गई है? जो है ऋतु संहार पहला है, मेघदूत है, रघुवंशम है, कुमार संभव है। तो क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है कालिदास की प्रथम रचना जो है कौन सी है? तो ऋतु संहार को माना जाता है कि यह जो है 6 ऋतुओं का वर्णन कवि ने किया है और यह पहली रचना है, ऋतु संहार है। और अंतिम रचना कौन सी है दोस्तों? तो अंतिम रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या है? अभिज्ञान जो शाकुंतलम जो है अंतिम रचना है। ठीक, पहली रचना ऋतु संहारम है, अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह हमारे जो है चौथे प्रश्न का आंसर हो गया कि करेक्ट आंसर ए सही है। ठीक है, आगे लेंगे पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कालिदास ने रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किस शैली में किया। तो कौन सी शैली में किया दोस्तों? तो भाव पूर्णतापूर्ण शैली में किया पहला, दूसरा समास प्रधान शैली में किया, तीसरा सुबोध शैली में किया, चौथा आकर्षण शैली में किया। तो किस शैली में कालिदास ने रामगिरी से अलका तक मार्ग बताया, रामगिरी से अलका तक, तो यहाँ पे जो होगा भावुकतापूर्ण शैली में किया। तो आंसर हमारा इसको ध्यान रखिएगा क्या है? भावुक होकर किया। क्यों भावुक हो गया दोस्तों? क्योंकि वह विरही था। भावुकता पर मेघ को, क्योंकि कोई मेघ को अपना दूत नहीं बनाता है, वो बोल नहीं सकता है, तो भावुक हो गया। भावुकता बस जो है उसने जो है अपनी बातें जो है मेघ से जो है संपूर्ण बातें कह दी। तो अलका से रामगिरी से अलका तक भावुकतापूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। यह हमारा पांचवें प्रश्न का आंसर है। छठे प्रश्न को लेंगे। छठवां प्रश्न आपके सामने है, बिरही यक्ष किसका सेवक है। ठीक है, प्रश्न है बिरही यक्ष किसका सेवक है। 4 ऑप्शन है, शिव जी का है,
विष्णु जी का है, कुबेर का है कि पार्वती का? किसका है दोस्तों? तो बिरही यक्ष जो है किसका सेवक है? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि वह कुबेर का सेवक है। किसका है? कुबेर का सेवक है। कुबेर जो है यक्ष को 1 वर्ष का श्राप दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है, ख आंसर सही है। बिरही यक्ष किसका सेवक था? तो कुबेर का सेवक था। ठीक है, तो बी ख आंसर सही है 6वें प्रश्न का। आगे हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है, कुबेर ने यक्ष को कितने वर्षों के प्रवास का दंड दिया? तो कुबेर ने कितने वर्षों का दिया दोस्तों? 3 वर्ष का दिया, 2 वर्ष का दिया, 1 वर्ष का दिया कि जो है 4 वर्ष का दिया? तो कितने वर्ष का जो है कुबेर ने जो है श्राप दिया? तो आंसर हमारा यहाँ क्या सही होगा दोस्तों? कुबेर ने 1 वर्ष का श्राप दिया। किसको? यक्ष को। क्यों दिया? ये जो है काम में प्रमाद करने के कारण जो है 1 वर्ष का श्राप दे दिया। ठीक है, और कितने माह बीत गए हैं रामगिरी में दोस्तों? तो 8 माह बीत गए हैं। और कितने बाकी हैं? 4 माह बाकी हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ग सही होगा 7वें प्रश्न का। अब हम लेंगे जो है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके 8वां जो है आपके सामने है दोस्तों। आंसर देने दीजिएगा। यक्ष अपनी प्रियतमा के विरह में कैसा हो गया था? ठीक है, यक्ष अपनी प्रीतमा के विरह में कैसा हो गया था? रुग्ण हो गया था, निराश हो गया था, दुर्बल हो गया था कि अचेतन हो गया था? तो कैसा हो गया? तो जो है दुर्बल हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? आंसर हो जाएगा कि वह दुर्बल हो गया। दुर्बल होने के कारण ही उसके हाथों से कंगन गिर गया। ठीक है, तो यक्ष अपनी प्रीतमा के विरह में दुर्बल हो गया। दुर्बल नहीं होता दोस्तों तो कंगन हाथ से नहीं गिरता। ठीक है, तो आंसर हमारा 8वें का डी सही है जो है 8वें प्रश्न का। आगे लेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आप लोग के सामने है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे। स्त्रियों का स्त्रियों का प्रियों के प्रति जो प्रिय है प्रति पहला प्रणय वचन क्या होता है? स्त्रियों का अपने प्रियजनों के प्रति पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो ऑप्शन ये देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन पहला है विलास अथवा विभ्रम, दूसरा संगीत, तीसरा हास्य, चौथा नृत्य। तो क्या होता है दोस्तों? किस प्रकार जो स्त्रियां अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा हो जाएगा विलास तथा विभ्रम। यह किस नदी के बारे में है? यह कौन सी नदी की जो है अपने विभ्रम के माध्यम से जो है अपने प्रेम को व्यक्त करती है? तो जो है कौन सी नदी है दोस्तों? तो निर्विंध्या नदी है। कौन सी है? निर्विंध्या नदी के बारे में यह निर्विंध्या नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क सही हमारा 9वें प्रश्न का। 10वें अगला हमारा जो है प्रश्न संख्या 10। 10 है, कालिदास ने मेघ के रामगिरी से अलका जाने के बहाने किन नगरों एवं पर्वतों का रमणीय वर्णन किया है? तो किसका किया है दोस्तों? कालिदास ने मेघदूत के रामगिरी से अलका तक जाने के बहाने मतलब जाने के यानी किन किन नगरों और जो है किन किन पर्वतों का रमणीक वर्णन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन देखेंगे जो है विदिशा उज्जैनी नगर की किया है, अवंती नगर का भी किया है, क्षिप्रा भागीरथी भी है। तो ये आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो सभी का वर्णन किया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि रामगिरी से अलका तक जाने में जो नगर पर्वत हैं सभी का वर्णन किया गया है। तो विदिशा का भी है, उज्जैनी का भी नाम आया है, क्षिप्रा नदी का है, भागीरथी नदी का है और अवंती नदी का है। तो यहाँ पे जो है क्या सही है? तो यह सभी आंसर सही हमारा। तो जो है करेक्ट आंसर डी हमारा सही हो गया 10वें प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 10 जो है प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब आगे हमारा जो है 50 प्रश्न और बाकी है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है जो आपके सामने है। प्रश्न 11 कहता है, ठीक है, प्रश्न 11 है कि कालिदास ने रामगिरी से अलका तक के मार्ग का, ठीक है, रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किसके आधार पर किया? तो किसके आधार पर किया दोस्तों? क्या वह सुकुमार कल्पना के आधार पर किया, कि अपने अनुभव के आधार पर किया, कि अध्ययन के आधार पर किया, कि जनश्रुति के आधार पर किया? कैसे जो है कालिदास ने, यह नया प्रश्न है दोस्तों, कि रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किसके आधार पर किया? तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 का। ठीक है, तो क्या यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे जो होगा
सुकुमार कल्पना के आधार पर, जो है कालिदास ने अपने सुकुमार कल्पना के आधार पर जो है रामगिरीश के अलका तक के मार्गों का वर्णन किया। तो आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क हमारा सही है। ठीक है, तो क सही हो गया। 11 प्रश्न को। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 12। 12 है दोस्तों आप लोग के सामने प्रश्न है, यक्ष ने भाव विभोर होकर अलकापुरी में किसका वर्णन किया। ठीक है, यक्ष ने भाव विभोर होकर अलकापुरी में किसका वर्णन किया। तो किसका किया, पहला ऑप्शन है कैलाश पर्वत का किया, दूसरा है अपनी प्रीतमा के घर का किया, तीसरा है शिव जी के नृत्य का किया, चौथा है कि भवनों किया। तो यहाँ पे सभी का किया, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, भाव विभोर का अलकापुरी में किसका। तो अलकापुरी कह रहा है दोस्तों, क्योंकि कैलाश का भी किया है जो अलकापुरी में नहीं है, बॉर्डर पे है। शिव जी का नित्य जो है इधर है, भवन है, तो किसका वर्णन किया, तो वह जो है अलकापुरी में जो है अपने प्रीतमा के घर का वर्णन किया। किसका किया, अपने प्रीतमा के घर का किया, यानी अपने स्वयं के घर का वर्णन किया है, जो भाव विभोर होकर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा जो है सही जाएगा क्या, 1 मिनट दो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है 12 का ख आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, कालिदास ने अलका के निवासियों के कैसे जीवन का मधुर वर्णन किया है। कहाँ का, अलका के निवासियों का कहा है। ठीक है, कैसे जीवन का मधुर वर्णन किया है, तो सुखमय, ऐश्वर्यपूर्ण, विलासमय या कलामय। तो कैसा किया है दोस्तों, तो उसने जो है अलका के निवासियों का विलासमय वर्णन किया है। किस प्रकार वह जो है मदिरा जो है मधुपान करके अपनी प्रीतमा के साथ जो है महल में नृत्य इत्यादि करते हैं, और उनकी प्रीतमा कल्प वृक्ष से कैसे जो है कर लेती है, प्राप्त कर लेती है हर एक वस्तुओं को। तो जो है विलास का वर्णन किया है कि जो है ये अच्छे लोग किस प्रकार जो है विलास पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तो विलासमय का वर्णन किया है। यह नया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह नया प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न हो गया 13 का ग आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे 14 प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है कि अलकापुरी के बाह उद्यान में किसका निवास है। तो किसका निवास है दोस्तों, अलकापुरी के बाह उद्यान में। तो विष्णु जी का है, ब्रह्मा जी का है, गौरी का है कि शंकर जी का है। तो किसका है दोस्तों, बाह उद्यान जो है शिवस जो है शिव जी का है। किसका है, जो है शंकर जी का। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा कि बाह उद्यान में शंकर जी का जो है निवास स्थान है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 14 का डी आंसर करेक्ट है। ठीक, आगे हम लेंगे 15 प्रश्न संख्या 15 को। 15 नंबर का प्रश्न है, शिव जी के मस्तक पर जो विराजमान हिमांशु के किरणों के कारण अलकापुरी में प्रासाद कैसे हैं। कैसे हैं दोस्तों, प्रकाश युक्त है, सदैव प्रकाश युक्त है कि शीतल है, कि सदैव प्रकाश युक्त तथा शीतल है। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, कि प्रश्न कह रहा है, ठीक है, प्रश्न है कि शिव जी के जो मस्तक पर विराजमान जो चंद्रमा, हिमांशु मतलब चंद्रमा, उसके किरण के कारण अलकापुरी में जो उसके प्रासाद यानी महल, प्रसाद का अर्थ होता है जो महल है, कैसे हैं। तो प्रकाश युक्त है क्या, नहीं ये गलत है। शीतल है क्या, नहीं गलत है। सदैव प्रकाश युक्त है या फिर सदैव प्रकाश युक्त एवं तथा शीतल दोनों है। तो सदैव प्रकाश है, ये गलत है। शीतल भी है, क्योंकि चाँद जो होता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। तो सदैव प्रकाश युक्त तथा शीतल है। ठीक है, तो आंसर हमारा 15 का जो है डी आंसर करेक्ट है। ठीक, 15 का डी सही हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 आप लोग के सामने प्रस्तुत है, इसको पढ़िए। पहला प्रश्न है दोस्तों, यक्ष ने मेघ से किस प्रकार की यक्षिणी का मार्मिक वर्णन किया। कैसा किया है दोस्तों, यक्ष ने मेघ से अपनी यक्षिणी का मार्मिक वर्णन कैसे किया है। ठीक है, तो कैसे है वे, आंसर हमारा किया है। ठीक है, यक्षिणी का मार्मिक वर्णन किया है। तो पहला विरह विथुरा, ज्वर जो है संतप्ता, तन्वी की चिंता पूरा। कैसा वर्णन किया है दोस्तों, तो मार्मिक वर्णन उसने जो है यक्षिणी के एक श्लोक में जो है यक्षिणी के बारे में अच्छे से वह बिंबा है, तन्वी श्यामा है, इस प्रकार का वर्णन किया। लेकिन उसके दूसरे ही जैसे श्लोक में उसने विरह का वर्णन किया है। तो विरह का वर्णन जो है यक्षिणी का लंबा है, ज़्यादा श्लोकों में अंत तक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा कि विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। ठीक है,
तन्वी तो है, लेकिन यह एक ही स्कूल जो है उसके संयोग की अवस्था तन्वी है, ठीक है। और जो विरह विधुरा जो है, जो विरह की अवस्था है जो दोस्तों उसका लंबा है, ठीक है। 1 साल का विरह है, इसलिए जो है यक्ष ने यक्षी के विरह विधुरा का जो है मार्मिक वर्णन किया है, ठीक है। तो आंसर हमारा क आंसर सही है 16 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 को लेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, यक्ष ने यक्षी को प्रेम संदेश भेजकर क्या व्यक्त किया? क्या व्यक्त किया? वह कह रहा था कि मैं संदेश दूंगी, तो संदेश के माध्यम से क्या व्यक्त किया? पहला ऑप्शन है प्रसन्नता की आकांक्षा को व्यक्त किया, कि वह कुशल है यह आकांक्षा व्यक्त किया, कि निरोगता की आकांक्षा को व्यक्त किया, कि यहाँ पे निश्चयता की आकांक्षा को व्यक्त किया। तो यक्ष क्या व्यक्त करता है, संदेश के माध्यम से क्या भेजता है? तो क्या यह प्रसन्नता की आकांक्षा को भेजा? नहीं, वह प्रसन्न है ऐसा अगर बोल दो ना, यह कहा नहीं कहा। वह निरोग है, उसको कोई रोग नहीं है, यह कहा नहीं, यह नहीं कहा। वह जो है कुशलता के वो कहता है कि जाकर कहना कि मैं कुशल हूँ, ऐसा जाकर तुम कह देना। तो कुशलता की जो है कि मैं कुशल पूर्वक हूँ और 8 माह बीत गया है और 4 माह में मैं वापस आऊंगी। तो कुशलता की आकांक्षा का वर्णन करता है, ठीक है। तो डी हमारा गलत हो गया, आंसर हमारा ख सही है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आंसर जो है ख हमारा सही हो गया दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का। 18 प्रश्न को लेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के किस सूक्त में गीति तत्व की प्रधानता है? कौन सा ऐसा सूक्त है जिसमें गीति तत्व की प्रधानता है? तो इंदु सूक्त है, इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, उषा सूक्त है कि वरुण सूक्त में है? तो किस सूक्त में जो है ऋग्वेद के किस सूक्त में गीति तत्व की प्रधानता है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 18 का ग सही हो जाएगा। क्या है? ग यहाँ पे हमारा सही है दोस्तों। उषा सूक्त में जो है गीति तत्व की प्रधानता बताया गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर 18 का ग सही है, ठीक है। उषा सूक्त आंसर करेक्ट है। हम लेंगे अब 19 प्रश्न को। 19 नंबर का प्रश्न है आप लोग के सामने है, मेघदूत किसका परम उज्जवल रत्न है? किसका मेघदूत जो है किसका परम उज्जवल रत्न है? साहित्य का है, गीत साहित्य का है, संस्कृत साहित्य का है कि संदेश साहित्य का है? तो किसका है दोस्तों? यह साहित्य का है मेघदूत ग्रंथ? नहीं, साहित्य का नहीं कर सकते। गीत साहित्य का है? नहीं। संदेश साहित्य का है? नहीं। तो आंसर क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 19 का आंसर सही है, यह संस्कृत साहित्य का है। संस्कृत में मेघदूत जो है संस्कृत ग्रंथ है, यह संस्कृत साहित्य का जो है परम उज्जवल रत्न है, ठीक है। तो आंसर हमारा ख सही है प्रश्न नंबर 19 का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत गीति काव्य में मेघदूत का स्थान कैसा है? तो संस्कृत गीति काव्य में पूछा क्योंकि यह गीति काव्य है, ठीक है। तो क्या है? सुरक्षित है, अगण्य है, प्रशंसनीय है कि आदरपूर्ण है? तो कैसा है दोस्तों? संस्कृत जो है संस्कृत गीत काव्य में मेघदूत का स्थान कैसा है? तो सुरक्षित है क्या, प्रशंसनीय है क्या, आदरपूर्ण है क्या कि जो है अगण्य है? तो कैसा है? अगण्य है, आगे है, ठीक है। उसकी गणना सभी जो है आगे की जाती है, तो अगण्य है। आंसर हमारा जो है ख सही है 20 नंबर प्रश्न का, अगड है, ठीक है। तो 20 का ख आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 21 प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 20 हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप बता सकते हैं क्या कुछ इसमें आप लोगों का गलत हुआ कि 20 का 20 सही हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 20 प्रश्न जो है सही हो गया। आगे हम लेंगे अपने 21 नंबर प्रश्न को। अभी हमारा 40 प्रश्न बाकी है, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है, मेघदूत के अनुसार उपवन की बाढ़ मेघदूत के अनुसार ऊपर की बाढ़ पर केवड़े के फूल किस देश में थे? ठीक है, केवड़ का फूल जो है किस देश में खिला था दोस्तों? तो अवंती में खिला था, कि अलका में था, कि दसाड़ देश में था, कि उज्जैनी में था? तो केवाड़ जो है केवड़ जो है हमारा जो फूल खिला, जो पूला पीला पीला फूल था, जो जो दसाड़ देश में था। किस देश में था दोस्तों? दसाड़ देश में था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दसाड़ देश में था, ठीक है। किस में देश में था? दसाड़ देश में। तो आंसर हमारा जो है पूछा अनुसार जो है उपमन की बाढ़ पर केवड़े के फूल किस देश में था? तो दसाड़ देश में। आंसर 21 का ग आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। मेघदूत के अनुसार स्वर्ग की सीढ़ी के समान ऊपर उठा देने के लिए हिमालय के परिषद में क्या था? ठीक है। मेघदूत के अनुसार स्वर्ग की सीढ़ी के समान ऊपर उठा देने के लिए हिमालय परिषद में क्या था? क्या था दोस्तों? कैलाश पर्वत था हिमालय में, कि वन वृक्ष थे, कि झरने थे, कि गंगा थी? तो क्या थी दोस्तों? मानो स्वर्ग की सीढ़ी के समान, क्योंकि गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है, फिर उसके बाद जो है शिव जी के जटा से निकलती है। तो वो जो सीढ़ी नुमा बना रही थी, कौन बनाई है दोस्तों? गंगा बनाई है। गंगा नदी जो है सीढ़ी नुमा मानो स्वर्ग की, ठीक है, मानो स्वर्ग की सीढ़ी के समान ऊपर उठा देने के लिए हिमालय के परिषद में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो 22 का हमारा घ आंसर करेक्ट है। 23 प्रश्न को लेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है, हिमालय की कुमुद के समान उज्जवल नदियां कैसी लगती हैं? तो हिमालय में कुमुद के समान यानी सफेद फूल है, कुमुद के समान उज्जवल घाटियां कैसी लगती हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हैं। शिव जी के प्रतिदिन के अट्ठास का पुंजी रूप है, या चंद्रिका है, या फिर गंगा की धारा है, या सरोवर का जल है? तो प्रश्न क्या पूछा है कि हिमालय की जो कुमुद के समान उज्जवल घाटियां, यानी हिमालय जो है जिस पर बर्फ लगे हुए हैं, तो वह प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वह कैसे बढ़ रहा है? तो आंसर हमारे यहाँ पे जो है 23 नंबर प्रश्न का आंसर सही है कि शिव जी के, मानो कि वह कहता है कि मानो शिव जी हंस रहे हैं, उनके अट्ठास जो है अट्टहास का पूंजीभूत स्वरूप है। जो हंसते हैं तो उसका एक जो है पुंज जो है फल होता है, वो इकट्ठा होते 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 इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, किसके? शिव जी के। शिव जी रोज हंसते हैं, शिव जी गोरे, उनका हंसी भी गोरा होता है और बर्फ भी गोरा। इस प्रकार जो उसमें कुमुद के समान जो उज्जवल घाटियां बनी हुई है, तो वह मानो शिव जी के प्रतिदिन के अट्टहास का पूंजीभूत स्वरूप है। तो आंसर हमारा क सही है, प्रश्न संख्या 23 का। ठीक है, 23 का जो है क सही है दोस्तों। 24 को प्रश्न को लेंगे हम। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है कि कुबेर की अलका किससे प्रकाशित होती है? कुबेर की जो अलका है किससे प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से, श्वेत वर्ण के पुष्पों से, शिव जी के भाल की चंद्रिका से, कि श्वेत वर्ण के वस्त्रों से? तो क्या सही है यहाँ पे? शिव जी के जो मस्तक पे जो चंद्रिका है, उससे जो है अलका जो है दिनों रात प्रकाशित होती है। तो आंसर क ख हमारा सही है 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 24 यहाँ पे सही है। आगे हम लेंगे 25, प्रश्न संख्या 25। जो है 25 प्रश्न है, इसको हम पढ़ते हैं। मेघदूत के अनुसार वर्षा ऋतु का इंद्रधनुष किस पर टिका हुआ है? तो मेघदूत के अनुसार वर्षा ऋतु का इंधन किस पर टिका हुआ है? क्षितिज पर, पर्वत पर, आकाश पर, कि वाल्मीकि पर? तो श्लोक है कि जो मानो कि वह जो जो प्रकाश आ रहा है, वाल्मीकि जो तपस्या करते हैं, तो वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे जो प्रकाश निकलता है इंद्रधनुष के समान, तो यहाँ पे जो है वाल्मीकि पर टिका हुआ है। ठीक है, किस पे? वाल्मीकि पे टिका हुआ है। तो आंसर हमारा 25 का, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न संख्या 25 का आंसर जो है ग सही है। क्या है? ग आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, मेघदूत के अनुसार पके हुए फलों से लदे हुए आम के वृक्षों से लदा हुआ कौन सा पर्वत पीला हो गया है? प्रश्न है, मेघदूत के अनुसार पके हुए फलों से लदे आम के वृक्षों से लदा हुआ कौन सा पर्वत पीला हो गया है? तो कौन सा हो गया दोस्तों? तो हिमालय है, रामगिरी पर्वत हुआ है, कैलाश पर्वत हुआ है, कि आम्रकूट पर्वत हुआ है? कौन सा पर्वत हुआ है दोस्तों जो पके हुए आम से पीला हो गया है? तो आंसर हमारा है आम्रकूट पर्वत। कौन सा है? आम्रकूट पर्वत। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर डी करेक्ट है। क्या है? यहाँ पे डी सही है। ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हैं, डी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27। 27 है कि मेघदूत के अनुसार आम्रकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर जब मेघ कोमल बालों के जुड़ों के समान श्यामल होकर विराजेगा, तब वह किस भांति प्रतीत होगा? ठीक है,
तो मेघदूत के अनुसार जो आम्रकुटी के चोटी बैठेगा मेघ तो वह कैसा प्रतीत होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। मेघदूत के स्तन के समान, वृक्षों की छाया के समान, शिवजी के कंठ के समान कि अंधकार के समान। तो किसके समान प्रतीत होगा। तो दिया है जो है भू इव, स्तन ई भुवः। तो यहाँ जो है पृथ्वी के स्तन के समान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न का क्या सही है दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न का पृथ्वी के स्तन के समान ए का आंसर सही है 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो अब लेंगे हम 28 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 28 आप लोग के सामने है। प्रश्न है मेघदूत के अनुसार प्रातः काल का सूर्य क्या कर सॉरी दोस्तों मेघदूत के अनुसार प्रातः काल का सूर्य क्या कर रहा है। तो मेघदूत के अनुसार प्रातः काल का सूर्य क्या कर रहा है। संसार को प्रकाशित करता है, जो है कुमुद को विकसित करता है, कि नलिनी के कोमल मुख के आंसू को पोंछता है, कि कमल को विकसित करता है। किसको करता है, यहाँ पूछा प्रातः काल का। तो वह कहता है, यक्ष कहता है कि जब तुम जाना तो तुम मेघ जो है सूर्य के मार्ग को छोड़ देना, क्योंकि वह भी जो है सुबह सुबह अपने नलिनी के कोमल मुख के आंसू को पोछे नहीं जाए, क्योंकि वह जो है रात भर विरहावस्था में थी। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा 28 का घ सही होगा। तो हम पढ़ाए हैं दोस्तों कि नलिनी के जो है मुख के आंसू जो है कौन पूछता है, सूर्य पूछता है। तो यक्ष कहता है मेघ से कि तुम क्या करना, सूर्य के मार्ग से हट जाना। ठीक है, उसके बीच में मत आना, क्योंकि वहां पर जो है वह भी अपनी प्रियतमा नलिनी से मिलने सुबह सुबह जाएगा। तो यहाँ पे घ आंसर सही होगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। मेघदूत के अनुसार राम के पद चिन्ह कहाँ अंकित, सॉरी दोस्तों राम के नहीं, यहाँ शिव के होना चाहिए था। ठीक है, नहीं राम के भी है। तो मेघदूत के अनुसार राम के पद चिन्ह कहाँ अंकित है। ठीक है, तो राम के भी हैं और शिव के भी हैं, दो लोग का पद चिन्ह है। तो यहाँ पूछा है कि राम का पद चिन्ह कहाँ पे अंकित है। तो कहाँ पे अंकित है दोस्तों जो राम जी का है, तो विंध्य पर्वत पे है, चित्रकूट पर्वत पे है, रामगिरी आश्रम पे है, कि पंचवटी पे है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा सही हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा होगा रामगिरी पर्वत पे। वहाँ पे जो है जो है राम जी का जो है चिन्ह अंकित है। किसका, पद चिन्ह अंकित है। तो यहाँ पे राम जी पूछा है तो रामगिरी पर्वत पे। अगर शिव जी का पूछता कि शिव जी का जो है पद चिन्ह कहाँ पे है दोस्तों, तो कहाँ पे है, जो है उसको हम बताए हैं कहाँ पे है दोस्तों। तो कहाँ पे है, शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाश पे। तो कैलाश पे नहीं है, कहाँ पे है, हिमालय पे है। कहाँ पे दोस्तों, इनका जो पद चिन्ह है वह हिमालय पे है। ठीक है, शिव जी का, और राम जी का रामगिरी पर्वत पे। तो ध्यान रखिएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा 29 का ख आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के सूक्ष्म एवं सजीव चित्रण में कालिदास अपने मेघदूत में कैसे उतरे। प्रकृति के सूक्ष्म एवं सजीव चित्रण किया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बताया है। तो कालिदास ने अपने मेघदूत में कैसे उतरे। खरे उतरे थे, सफल हुए थे, प्रशंसनीय हुए थे, अत्यंत खरे उतरे थे। तो कैसे हुए, बहुत अधिक खरे उतरे, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन जो है आज शायद हम लोग कोई नहीं कर सकता है। तो अत्यंत खरे होते उतरे थे प्रश्न। ठीक है, तो आंसर हमारा ग सही है 30 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यह 30 नंबर हमारा हो गया दोस्तों। 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पे करा दिया। अब हम चलेंगे 31 प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न है जो आपके सामने है। ठीक है, आगे हम लेंगे 31 प्रश्न को। यहाँ प्रश्न है, मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति के कैसे चित्र प्रस्तुत किए। तो कैसे किए हैं, सुंदर है, आकर्षक है, अद्वितीय है, कि सजीव है। तो कैसे किए हैं दोस्तों, कालिदास ने प्रकृति का क्या आकर्षक वर्णन किए हैं कि लोगों को आकर्षित करता है, कि बस सुंदरता का वर्णन किया है, कि अद्वितीय है, कि सजीव है। तो मानो लगता है कि हम उसको उस चित्र को देख रहे हैं। जब हम मेघदूत पढ़ते हैं दोस्तों तो लगता है कि हम उसको सामने से देख रहे हैं। फेस करें, नदियाँ का वर्णन किए, लगता है नदियों को हम देख रहे हैं। हिमालय का वर्णन किए, लगता है हिमालय को हम देख रहे हैं। तो सजीव वर्णन किए हैं। ठीक है, कैसा, सजीव चित्रण किए हैं, जिसमें हम घुस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मेघदूत के वास्तविक जीवन में घुस जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है घ आंसर सही है प्रश्न संख्या 31 का। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 को लेंगे, जो आपके सामने है। 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि मेघदूत में प्रकृति के कैसे रूप का चित्र प्राप्त होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे हो गया वो जो है क्वेश्चन को रिपीट किया गया है।
तो सजीव चित्र का, यहाँ रम्य है, प्रशंसनीय है, मोहक का है, तो यहाँ पे है कि सजीव चित्र का वर्णन किया गया है, जो है 32 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 32 का जो प्रश्न का आंसर है घ सही है। ठीक, आगे लेंगे दोस्तों, सामने आपके है 33 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है मेघदूत में बाह्य प्रकृति की कैसी झांकी प्रस्तुत की गई है। बाहर की जो प्रकृति है उसकी कैसी झांकी, आकर्षक, मनोरम, सजीव की प्रशंसनीय। जो बाहरी आकृति है उसका जो है झांकी जो है कालिदास ने मनोरम प्रस्तुत किया है। कैसा किया है, अत्यधिक मनोरम जो है प्रस्तुत किया है। तो आंसर ख हमारा सही है 33 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 34। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है मेघदूत का यक्ष कैसा है, दुखी है, चिंतित है, व्याकुल है कि प्रमत्त है। तो दुखी था नहीं, चिंतित था, किसी बात की चिंता थी नहीं थी, व्याकुल था, किसी बात के लिए नहीं, उसने प्रमाद किया था। क्या किया था, अपने काम में प्रमाद किया था, आलस किया था, जिसके कारण उसके श्राप मिली थी। इसलिए मेघदूत का यक्ष कैसा था, प्रमाद था, अपने काम में आलस किया हुआ था। तो आंसर जो है 34 का घ सही है। ठीक है, क्या है, घ सही है। तो आगे लेंगे 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है यक्ष ने रामगिरी के आश्रम में कितने मास बिताकर आकाश में घुमड़ते हुए मेघ को देखा। तो जब यक्ष जब है रामगिरी आश्रम में कितने मास बिताकर घूमते हुए मेघ को देखा था दोस्तों। चार ऑप्शन है, 3 माह, 4 माह, 6 माह कि 5 माह। तो कितने माह बीत गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 8 माह होगा। ऑप्शन में गलत दिया है, 8 माह जो है व्यतीत हो गया था तब देखा था। ठीक है, तो आंसर हमारा 8 माह सही है, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलेंगे 8 माह। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा जो है 35 का जो है 8 माह, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 36। अगला प्रश्न है जो 36 है, कि यक्ष का प्रकोष्ठ मतलब कलाई किसका बना वलय गिनने से खाली हो गया। प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है दोस्तों, कलाई, ध्यान रखिएगा। प्रकोष्ठ का शब्दार्थ पूछ सकता है तो कलाई। तो किसके गिरने, किसका वलय, किसका बना वलय, वलय मतलब कंगन, वलय मतलब कंगन गिरने से खाली हो गया था। तो किसका कंगन था दोस्तों, सोने का था, चांदी का था, जस्ते का था कि ताम्र का था। तो आंसर सबको पता है कि उसका जो है हाथ में सोने का कंगन था। ठीक है, और प्रकोष्ठ भ्रष्ट भ्रंश हो गया था, यानी कि उसके कलाई से भ्रंश यानी कि गिर गया था। तो आंसर हमारा जो है सोना आंसर करेक्ट है 36 नंबर प्रश्न का। 37 प्रश्न है आषाढ़ मास के प्रथम दिन यक्ष ने मेघ को किसके समान देखा। कैसे देखा, घूमते हुए देखा, तो अब आसन चारे देखते हैं। इन धनुष के समान मेघ को देखा था, कि गरजते हुए मेघ को देखा, गरजते सिंह के समान देखा था, कि वक्र क्रीड़ा करते हुए गज के समान देखा था, कि टक्कर मारते ऑप्शन सुअर के समान देखा था। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा कि जो है इन धनुष के समान नहीं देखा था। प्रथम दिवस पूछा है, न तो गरजते सिंह के समान देखा था, न तो टक्कर मारते सुअर की तरह देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखा था वप्र क्रीड़ा करते हुए गज के समान, मानो कि जो है गज जो है पहाड़ में वप्र क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, उसको उखाड़ रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, तो वप्र क्रीड़ा करते गज के समान देखा था। इसलिए 37 नंबर प्रश्न का आंसर ख सही है। ठीक है, दूसरा हमारा ख आंसर करेक्ट है 37 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 38 आपके सामने है। प्रश्न 38 है यक्ष के किसके कुसुमों से, यक्ष ने किसके कुसुमों से मेघ के लिए अर्घ की रचना की। अर्घ मतलब जल देना, ठीक है, अर्घ देना। तो यहाँ पे चार है, किसके कुसुमों से, कुसुम मतलब पुष्प, किसके पुष्पों से किया था। कमल के पुष्प से, चंपा के पुष्प से, कुटच के पुष्प से कि निशंक के पुष्प से। तो किसके पुष्प से किया था, तो कमल वहाँ पे था नहीं, कमल के पुष्प का नहीं, चंपा का भी नहीं किया था, और जो है निशंकु की सुंक के भी नहीं किया था। यहाँ पे
कुटज के ताजे फूल थे। कैसे थे? कुटज के ताजे फूल जो है तोड़े गए थे, उससे जो है सूर्य को अर्घ देता है। ठीक है, मेघ को, सॉरी दोस्तों, मेघ को अर्घ देता है। तो आंसर में हो जाएगा ख सही होगा, मेघ जो है कुटज। ठीक है, ख आंसर सही है, कुटज को जो है अर्घ देता है। कुछ कुटज के पुष्पों से मेघ को ये अर्घ देता है। यह आंसर हमारा सही है, ख आंसर 38 प्रश्न का। आगे लेंगे 39 प्रश्न सामने आपके है। प्रश्न है, कालिदास ने मेघ को किसका सन्निपात कहा? किसका सन्निपात मतलब मिला हुआ, उसका संयुक्त रूप। तो धुएं प्रकाश को सन्निपात कहा, कि जल अवायु का संपात कहा, कि धुएं प्रकाश और जल का संपात जो है संपात कहा, सन्निपात कहा, कि धुएं प्रकाश जल और वायु का सन्निपात का। धूम ज्योति सलिल मरुताम जो है सन्निपात क मेघ। तो यहाँ पे क्या है? धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश, जल और वायु। धूम ज्योति सलिल मतलब जल, मरुताम मतलब हवा। धुएं ज्योति प्रकाश जल का सन्निपात क मेघ। कहाँ में सन्निपात, कहाँ मेघ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर घ आंसर करेक्ट है 39 प्रश्न का। 4 तत्वों से मिलकर मेघ बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धुआं से, प्रकाश से, जल से और वायु से। ठीक है, तो आंसर जो है ख सही है, घ सही है 39 प्रश्न का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 40 को, जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, कालिदास ने संदेश कैसे प्राणियों द्वारा पहुंचाने योग्य कहा? तो कैसा प्राणी है जो संदेश को पहुंचा सकता है? क्योंकि यक्ष जो है मेघ के द्वारा संदेश को पहुंचा रहा है, तो क्या वह मेघ बता देगा अपने बातों को, संदेशों को? तो नहीं बताएगा। तो जो है यहाँ पे है कि संदेश कैसे व्यक्तियों द्वारा पहुंचाने योग्य है? तो 4 ऑप्शन है, शिक्षितों के द्वारा, शिक्षितों के द्वारा, युवकों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा, कि स्वस्थ इंद्री वालों के द्वारा। तो किसके द्वारा? जो है पटु हो और जो है स्वस्थ इंद्री वाले हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है हम जो है संदेश को पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है कालिदास ने संदेश को कैसे प्राणियों द्वारा पहुंचाने योग्य है? तो स्वस्थ इंद्री जो है व्यक्तियों द्वारा पहुंचाने योग्य है। तो हमारा आंसर ख सही होगा 40 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे 40 प्रश्न हो गया। अब हमारे 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, 40 प्रश्न हो गए दोस्तों। हम लेंगे अब 20 प्रश्न को, और सामने हमारे बचे हुआ उसको देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, कैसे प्राणी चेतन और अचेतन के प्रति प्रकृति कृपण हो जाते हैं? यानी कि चेतन या चेतन है, ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। कौन से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कृपण मतलब दिनहीन हो जाते हैं? तो कौन से? दुखार्थ जो दुखी व्यक्ति वो होते हैं, पिंडार्थ जो पिंड होते हैं वह होते हैं, रागार्थ जो राग करते हैं वह होते हैं, कि कामार्थ जो कामी वह होते हैं। तो कामार्ता है प्रकृति चेतनम, चेतन अचेतनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कामार्ता ही। यहाँ पे घ आंसर हमारा सही है। क्या है? घ आंसर हमारा सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 का घ आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लेंगे प्रश्न संख्या 42। ठीक है, तो 42 प्रश्न को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है प्रश्न में। प्रश्न में है, यक्ष ने पुष्करावर्तकों के वंश को कैसा कहा? अरे, यक्ष ने पुष्करावर्तकों के वंश को कैसा कहा? कि वह उच्च है, ऊंचा है। पुष्करावर्तक किसका वंश है? मेघ का वंश है। किसका है दोस्तों? मेघ के वंश को जो है यक्ष ने कैसा कहा? वह उच्च है, प्रसिद्ध है, भवन विदित है, कि अति सुंदर है। तो कैसा है दोस्तों? तो यक्ष ने क्या कहा? भवन विदित जो है विदित, भुवन विदित है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, अति सुंदर नहीं है, भुवन विदित है। क्या है? भुवन विदित है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कौन सा वर्त जो है, कौन सा वंश है दोस्तों? पुष्करावर्त वंश। यह किसका वंश है? तो मेघ का वंश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो हमारा जो है 42 का ख आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, यक्ष ने मेघ को इंद्र का कैसा सेवक माना? तो यक्ष का सेवक, और यक्ष किसका सेवक है? कुबेर का।
किसका है दोस्तों? कुबेर का। अब कह रहा है यहाँ प्रश्न, मेघ को इंद्र का सेवक, यानी कि मेघ जो है इंद्र का सेवक है। तो मेघ का सेवक कौन है? इंद्र है। ठीक है। कैसा सेवक माना? जाति रूपम, प्रशंसनीय रूपम, बहुरूपम की काम रूपम। तो कैसा माना? यह काम रूपम है। कौन? जो है मेघ काम रूपम मघोना है। क्या है दोस्तों? मेघ हमारा जो है काम रूपम मघोना है। यच कहता है तुम क्या हो? काम रूपम मघोना हो। तुम मघोना इंद्र के प्रधान पुरुष हो और काम रूप हो, अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हो। तो मेघ कैसा है? काम रूपम है, इंद्र का प्रधान पुरुष है। तो हमारा आंसर 43 का घ आंसर करेक्ट है। ठीक। आगे हम चलेंगे 44 प्रश्न की तरफ। ठीक है। 44 प्रश्न है कि लब्धा कामा याचना किसके प्रति श्रेष्ठ नहीं होता? तो लब्धा कामा जो है किसके प्रति जो है श्रेष्ठ नहीं होती? तो अधम के प्रति, दीन के प्रति, मूर्ख के प्रति, अशिक्षित के प्रति। तो किसके प्रति जो है? यांचा मोघा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा, यह सुक्ति पंक्ति है। तो क्या कहा? याचना ना लब्धे जो है यांचा मोघा वरम अधिगुरे ना लब्धे लब्ध कामा। तो यहाँ पे अधम जो है आंसर, यहाँ पे अधम सही है। ठीक है। ना लब्ध कामा, तो अधम जो है, अधम के द्वारा यानी निम्न कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा यदि याचना पूर्ण हो जाए तो भी क्या है? न लब्धा जो है वरम नहीं है। ठीक है। तो आंसर क जो है सही है 44 प्रश्न का। ठीक है। तो 44 प्रश्न यहाँ पे हमारा करेक्ट जो हो गया। अब चलेंगे 45 प्रश्न की तरफ। 45 प्रश्न है, यक्ष ने मेघ को अलका किसकी वसति बताया? यक्ष ने मेघ को अलका जो है किसकी वसति मतलब निवास स्थान बताया? यक्षों का है, देवों का है, यक्षेश्वरों का है कि असुरों का है? तो किसका बताया दोस्तों? क्या यक्षों का है? नहीं, गलत है। देवों का है? नहीं है। असुरों का है? नहीं। तो क्या बताया? यक्षेश्वरा नाम अलका। जो यक्षों की जो यक्षेश्वरा नाम कुबेर की जो नगरी अलका है वहां पे तुम्हें क्या है? जाना है। तो यक्षेश्वरों नाम से किसका बोध हुआ? कुबेर का बोध हो गया। तो आंसर हमारा ख सही है 45 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है, कैसी वनिता उद्गृहित ताल कांता होकर मेघ को देखेंगी? तो कैसी वनिता? धनिक वनिता है, पथिक वनिता है कि कृषक वनिता है कि नृपति वनिता है? तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा धनिक वनिता नहीं है, गलत होगा। यहाँ पे नृपति वनिता भी गलत होगा, ये दोनों नहीं है। अब ये दो सही है कि कैसी वनिता जो है उद्गलित अपने बालों को ताल कांता अपने बालों को उद्गलित ऊपर उठाकर मेघ को देखेंगी। तो क्या सही है दोस्तों? कृषक वनिता सही है या फिर पथिक वनिता सही है? तो 46 का आंसर जो है पथिक वनिता जो है यहाँ पे आंसर हमारा सही है 46 प्रश्न का। ठीक है। जो है पथिक की जो वनिताएं हैं वह अपने बालों को ऊपर करके तुमको त्वाम जो है प्रेक्षणती तुमको देखेंगी। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ग सही है 46 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है, यक्ष अपनी पत्नी को किसकी गणना में तत्पर बताता है? तो यक्ष जो है अपनी पत्नी को किसकी गणना करने में तत्पर बताता है? वह दुखों की गणना कर रही है, धन की गणना कर रही है कि सुख की गणना कर रही है कि दिवस की गणना कर रही है? किसकी गणना में तत्पर बताया? तो आंसर हमारा आंसर जो है सही है दिवस गणना। कौन है? दिवस की गणना करने में तत्पर होगी। तो आंसर हमारा 47 का डी आंसर करेक्ट है। यक्ष मेघ से कहता है तुम जाओगे तो मेरी पत्नी जो है दिनों की गणना करने में तत्पर होगी। तो आंसर हमारा घ सही है 47 प्रश्न का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, यक्ष ने अंगनाओं का आशाबंध किसके सदृश बताया? किसके सदृश बताया? जो आंगना नाम है उनका जो आशा बंधन होता है किसके समान होता है? कुसुम के समान होता है, धूम के समान होता है, सलिल के समान होता है कि वायु के समान होता है? तो किसके समान होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुसुम सदृशा। क्या है? कुसुम सदृशा। कुसुम के फूल के समान जो है आशा बंधन, आशा का जो बंधन होता है किसके? आंगनाओं के। ठीक है। हृदय को हृदयम
जो हृदय को रोके रखता है। कब? वीरावस्था में। तो आंसर हमारा क जो है सही है 48 प्रश्न का। लेंगे अगला प्रश्न 49 है। 49 प्रश्न है, यक्ष के अनुसार आकाश में मेघ के सहायक कौन होंगे? तो यक्ष कह रहा है कि आकाश में, यक्ष के अनुसार आकाश में मेघ के सहायक कौन होंगे? हंस होंगे, चातक होंगे, राजहंस होंगे कि कपोत होंगे? कवन जो है राजहंसा कौन होंगे दोस्तों? 49 का बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? तो क्या सही होगा? राजहंसा सहाय। कहाँ होंगे? अकैलासित राजहंसा सहाय। जो अकैलाश यानी कैलाश पर्वत तक राजहंस क्या होंगे? तुम्हारे सहायक होंगे। तो यह हमारा आंसर ख सही है 49 प्रश्न का। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 50 की तरफ चलेंगे। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न कहता है, यक्ष ने मेघ को अपना संदेश किसके द्वारा पे अर्थात पीने योग बताया था? पे मतलब पीने योग, मतलब ग्रहण करना, जानना। तो यक्ष ने मेघ को अपना संदेश किसके द्वारा पे ग्रहण करने योग, पीने योग बताया? मुख के द्वारा, स्रोत के द्वारा, नासिका के द्वारा, नेत्र के द्वारा? तो क्या हो जाएगा? मुख के द्वारा कि स्रोत के द्वारा, नासिका के द्वारा कि नेत्र के द्वारा? तो किसके द्वारा बताया था दोस्तों, ये आप बताइए। तो स्रोत पेयमानम क्या हो जाएगा? स्रोत पेयमान, तो स्रोत के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हमारा ग सही है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, जो है दोस्तों 50 प्रश्न को हमने कंप्लीट करा दिया। अब आगे हम चलेंगे, 10 प्रश्न हमारे और बचे हुए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए और जो है क्लास को पूरा जो है समाप्त करिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, यक्ष चकित होकर कैसी अंगनाओं द्वारा देखा जाएगा? तो कौन सी अंगनाएं हैं जो यक्ष को चकित होकर देखेंगी? यक्ष चकित होकर जो है, यक्ष कहता है मेघ को, जाओगे तुमको चकित होकर अंगनाएं देखेंगी। तो कौन? देवांगनाएं, देव की अंगनाएं देखेंगी, सिद्धों की अंगनाएं देखेंगी, यक्षों की अंगनाएं देखेंगी कि मनु जंघा जो है जंगनाओं की अंगनाएं देखेंगी? तो कौन देखेगा दोस्तों चकित होकर? तो यहाँ पे 51 प्रश्न होगा, सिद्धा गनाओं, सिद्धों की जो अंगनाएं, जो स्त्रियां हैं, तुमको जब जाओगे तो तुम्हें चकित होकर देखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जाते हो ऊपर से क्या है, अद्रे सिंहे पवन जो है, एक जो है पहाड़ को लिए मानो उड़ते हुए जा रहे हो। तो चकितों में चकित तुमको जो है सिद्धों की अंगनाएं तुमको देखेंगी। तो हमारा यहाँ पे ख आंसर सही है प्रश्न संख्या 51 का। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 52 को लेंगे। प्रश्न संख्या 52 कहता है दोस्तों, आखंडल का धनुष खंड किसके अग्रभाग से निकल रहा है? तो किसके? वाल्मीकि के, शिखर के, वृक्ष के, पर्वत के? तो किसके शिखर से निकल रहा है जो दोस्तों, जो आखंडल का धनु खंड है, मानो कि इंद्रधनुष के समान, किसके अग्रभाग से निकल रहा है? तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? हमने 4 ऑप्शन बताए। सही आंसर जो है क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर वाल्मीकि के जो है, वाल्मीकि के अग्रभाग से मानो निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है क आंसर करेक्ट है 52 का। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है, यक्ष ने मेघ को किस सानुमान द्वारा वहन करने योग्य बताया? सानुमान यानी पर्वत, कौन सा पर्वत है? तो वहन करने योग्य बताया। तो आम्रकूट पर्वत के लिए सानुमान आया था कि निचय नाम पर्वत द्वारा, चित्रकूट द्वारा कि विंध्याचल पर्वत द्वारा? किसके द्वारा बताया गया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? यक्ष ने मेघ को किस सानुमान वहन करने योग्य बताया? तो आम्रकूट पर्वत द्वारा। ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 43 का आंसर करेक्ट है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 प्रश्न है, जो है 54 है, चातक कैसे जल के बिंदुओं को ग्रहण करने में चतुर होते हैं? तो चातक जो है कैसे जल के बिंदुओं को ग्रहण करने में चतुर है? तो आंसर जो है सारिका के जल के, सरोवर के जल के, कूप के जल के कि मेघ के जल के? किसके जल को जो है ग्रहण करने में चातक चतुर होते हैं? तो आंसर हमारा है दोस्तों क्या है? चातक कैसे जल को जो है चतुरता के साथ ग्रहण करते हैं? तो आंसर होगा जो है मेघ के जल को। किसके? मेघ के जल के जो है चातक जो है ग्रहण करने में चतुर है।
ठीक है, तो यह आंसर हमारा 54 का जो है घ आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 55। 55 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ठीक है, प्रश्न है नीचह नाम का जो पर्वत है किसके पुरुषों के द्वारा मेघ को पुलकित प्रतीत होता है। तो नीचे नाम पर्वत बोला था कि तुम आराम कर लेना, वहाँ पे जो है किसके जो है पुरुषों के द्वारा, मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो पुलकित हो रहा था, किसके द्वारा। तो यहाँ पे जो है 4 फलों पुष्पों के नाम दिए हुए हैं, कमल के समान, कदम के समान, केतकी के समान कि पलाश के समान। किसके समान जो है नीचे नाम पर्वत जो है पुलकित होते हुए तुम्हारा स्वागत करेगा। तो आंसर जो है 55 प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो 55 प्रश्न का आंसर सही है कदम का फूल के समान, क्योंकि कदम का फूल जो है मेघ के जाने पर ही खिलता है, तो वह रोवानिया जो है उसके जो है भाग जो है खड़े हो जाते हैं। तो उसी को कहा गया कि पुलकित प्रतीत होते हुए मानो तुमको जो है तुम्हारा स्वागत करेगा। तो वह फूल कौन सा पेड़ है, कदम का पेड़। ठीक है, तो कदम का वृक्ष जो आपने देखा हुआ फल दोस्तों, उसके रोआ जो है खड़े होते हैं, गोला होता है, खड़े खड़े होते हैं, तो वह जो लगता है ऐसे बहुत ज्यादा पुलकित हो गया, खुश हो गया, इस तरह से प्रतीत होता है। तो यह निचई नामक पर्वत के बारे में कहा गया है। तो आंसर हमारा 55 का ग आंसर सही है। अगला हम प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। 56 जो प्रश्न है कह रहा है दोस्तों, किसको छाया देने के कारण मेघ क्षण परिचित हो जाएगा। प्रश्न है कि किसको छाया देने के बाद मेघ जो है क्षण परिचित, थोड़ी देने के लिए उससे परिचित हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि कृषक बंधुओं से परिचित होगा, पुष्प तोड़ने वाली मालिनी से जो है परिचित होगा, वर बंधुओं के द्वारा परिचित होगा कि कुल बंधुओं के द्वारा परिचित होगा, किसके द्वारा परिचित होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है दोस्तों कि कृषकों द्वारा परिचित नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वर बंधु नहीं होगा, कुल वधु नहीं होगा, तो किसके द्वारा यहाँ पे जो परिचित होगा। तो जो यहाँ कहा था कि तुम जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा तुम छा दे देना, जो वह जूही की कली को तोड़ती हुई तुमको दिखाई देगी। तो ये जो पुष्प को तोड़ने वाली वन की मालिनियाँ हैं। ठीक है, तो हमारा ख आंसर सही होगा 56 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है उत्तर दिशा को जाने वाले मेघ का, ठीक है, उत्तर दिशा को जाने वाले मेघ का उज्जैनी जाना कैसा मार्ग है। सरल है, वक्र है, कठिन है कि सुखद है। तो कैसा मार्ग है, जब यक्ष कहता है कि तुम जो क्या करना, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना, फिर भी क्या करना, वक्र पंथा हो जाना। जहाँ जाना वक्र पंथा हो, कहाँ जाओगे, उज्जैनी जाओगे। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा जो है वक्र सही है। ठीक है, तो 57 का वक्र पंथा होगा, तो वक्र यहाँ पे आंसर हमारा सही है 57 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है यक्ष मेघ को मार्ग में किस नदी के रमयांतर होने का आग्रह कर रहा है, यानी कि उससे रमणी प्रेम करने के लिए कह रहा है यक्ष मेघ को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं, कौन सी नदी है। तो निर्विंध्या नदी है क्या, चर्मवती नदी है क्या, रेवा नदी है क्या कि क्षिप्रा नदी है क्या। तो कौन से यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 58 का जो है चर्मवती नदी को नहीं कहा गया है, कहा इसको आदर के साथ इसका सम्मान करना। क्षिप्रा नदी जो है उसकी शीतवातो है, और जो है शीत जो है सुंदर सुंदर हवा देती है। रेवा नदी जो है इसके जल को पीने के लिए कहता है, जो इसका जल बहुत स्वादिष्ट है, उपयोगी है, जामुन से रोकी गई हुई है, हाथियों के द्वारा जो है उसके मध उसमें मिला हुआ, तो ये तीनों नहीं है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा निर्विंध्या। क्या सही है, निर्विंध्या नदी को कहा है कि इसको जो है रमयांतर होने का आग्रह कर रहा है, यानी उससे प्रेम करते हुए तुम आगे बढ़ना। ठीक है, तो आंसर क सही है 58 प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है कौन सी नदी अपने पतलेपन के कारण मेघ के विरह की अवस्था को व्यक्त करेगी। तो कौन सी ऐसी नदी है, यक्ष कहता है रास्ते में जाओगे तो नदी तुमको मिलेगी जो अपने विरह की अवस्था को व्यक्त करेगी, तो इसके विरह की अवस्था को समाप्त कर देना।
तो कौन सी नदी है? सिंधु है क्या, चमरवती है क्या, निर्विंध्या नदी है क्या, कि क्षिप्रा नदी है क्या? तो क्या है दोस्तों? निर्विंध्या अच्छी सी है, स्वस्थ है, जो है रमणी है, जो है उछल अपने विभ्रो द्वारा जो है प्रेम को बताती है। यह क्षिप्रा वार्ता है, ये जो है रमणी है, मतलब कि जो है बोलता है आदर के साथ उसको देखना, इसका पानी रेड कलर का है, जो है वहाँ के राजा के यश का गुणगान करती है, जो है चमरवती नदी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, पतले के कारण विरहावस्था को व्यक्त करती है, तो सिंधु नदी। आंसर क्या सही है दोस्तों? सिंधु नदी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पे 59 का आंसर क सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क सही हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 60 और 61। हमने कहा 60 प्रश्न है, एक प्रश्न एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 60 नंबर जो प्रश्न है वह है, अवंती के वृद्धजन किसकी कथा को जानने वाले हैं? अवंती के जो वृद्धजन है किसकी कथा को जानने वाले हैं, यानी बताते हैं, किसकी कथा को जानते हैं दोस्तों? तो किसकी कथा को, चार ऑप्शन को देखते हैं। विक्रमादित्य की कथा है क्या, अशोक की कथा को जानते हैं क्या, कि चंद्रगुप्त की, कि उदयन की? तो वहाँ के जो है अवंती के वृद्धजन किसकी कथा को जानते हैं? तो उदयन की कथा को जानते हैं। जब वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, तो वहाँ के जो वृद्धजन है वह जो है राजा उदयन की प्रेम कहानी का जो है वर्णन करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर घ सही है 60 नंबर प्रश्न का। तो 60 प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए दोस्तों। एक लास्ट में अंतिम प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न है कि कालिदास निमेध को किसके कितने तत्वों का मिश्रण बताता है? निमेध मतलब कालिदास ने मेघ को, यहाँ एक साथ हो गया, कालिदास ने मेघ को कितने तत्वों का मिश्रण है दोस्तों? तो 2 है क्या, 4 है क्या, 6 है क्या, 8 है क्या? मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या सही है? यहाँ पे जो है धूम ज्योति सलूर मर्ताब जो है 8 तत्वों जो है 4 तत्वों का जो है सन्निपात है। क्या है? 4 तत्वों का सन्निपात है। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है 61 का ख आंसर सही है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। जो हमने यहाँ पे 60 प्रश्न प्रस्तुत किए, तो आप लोगों का उम्मीद करती हूँ कि कितने सही होंगे ये आप ही जाने, आप ही बता सकते हैं कितने सही हुआ। हमने यहाँ पे 60 प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आज का प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? हम जो है आगे की जो उत्तर में की प्रश्नोत्तरी है उसको नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको प्रस्तुत किए। कल जो है प्रयास करेंगे वह उसको जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि अभी हमारा 31-32 श्लोकों से प्रश्नोत्तरी बाकी है। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है हम उत्तर मेघ से प्रश्नोत्तरी जो है उत्तर मेघ को जो है लेकर आएंगे, क्योंकि उत्तर मेघ नहीं दोस्तों, उत्तर रामचरितम को लेकर आएंगे, जिससे उसका सामान्य परिचय उत्तर रामचरितम का, भवभूति की जो है समान परिचय, और साथ में जो उससे प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले हम उत्तर मेघ को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो है लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा जो है प्रश्नोत्तरी आप लोग को कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आप सभी जिससे विदा लेंगे। ठीक है, तो आप जो है और दोस्तों एक बात और करना था, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चैनल का नाम हमारा है EMS क्लासेस, CLASSES क्लासेस 1। ठीक है, क्लासेस 1 है। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है EMS क्लासेस 1। तो इसको जो है आप जरूर जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जो है शुभ शुभ संध्या। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। बहुत 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 धन्यवाद।